Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics, and in today's lecture offer to know the reason behind shift in supply curve and why it is in parallel form. So in the last lecture, we discussed about when there is an increase and decrease in supply, we do not remain on the same supply curve, rather we shift on the other supply curve, and what are the various reasons of this shift we have already discussed in the last lecture. So जो आज का हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम इसी बात को देखेंगे कि जो भी शिफ्ट होता है, अब ये तो क्लियर है कि जब इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा तो हम सेम सप्लाई कर्व पे नहीं रहेंगे, हम किसी और सप्लाई कर्व पे चले जाएंगे। नंबर टू, ये भी क्लियर है कि जो भी इंक्रीज और डिक्रीज के अंदर होगा, इंक्रीज के अंदर जो न्यू सप्लाई कर्व बनेगी दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ओल्ड सप्लाई कर्व, एंड डिक्रीज इन सप्लाई के अंदर जो न्यू सप्लाई कर्व बनेगी दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओल्ड सप्लाई कर्व। ये तो हमने क्लियर कर लिया अपने लास्ट लेक्चर के अंदर। ओके, आज हम बात करेंगे कि जो न्यू सप्लाई कर्व बनती है वो पैरेलल क्यों बनती है, तो हम उसका लॉजिक देखने वाले हैं। उसके लिए हमें एक टॉपिक की जरूरत पड़ेगी जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, दैट इज द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। ये मैंने आपको कराया था और मैंने कहा था हम इस टॉपिक को जो है वो कहीं ना कहीं जाके हम यूज करने वाले हैं। तो हमने टॉपिक किया था स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। सो स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व के अंदर मैंने एक तो आपको ये कहा था कि अब क्योंकि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व नहीं है, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व है, अगर स्लोप ऑफ डिमांड कर्व होती, अब डिमांड कर्व तो डाउनवर्ड स्लोपिंग आती, तो वहां पे मैं क्या करता, नेगेटिव का साइन लगाता। अब क्या करूंगा, अब ये तो अपवर्ड स्लोपिंग है, यानी इसकी स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर कुछ नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब वो पॉजिटिव ही है। तो स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, प्राइस चेंज डिवाइडेड बाय सप्लाई चेंज। ओके, वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल, यही था। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं यहां पे आपके सामने कुछ सप्लाई कर्व बनाने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से सोचिएगा, मैंने अभी क्या बोला, मैंने कहा मैं यहां पे कुछ सप्लाई कर्व बनाने वाला हूं। तो सप्लाई कर्व बनानी है तो यहां पे लेना पड़ेगा प्राइस और यहां पे लेनी पड़ेगी सप्लाई। हम एक और डायग्राम बना लेते हैं, उसके अंदर भी हम सप्लाई कर्व बनाएंगे। जो एक्स एक्सिस है वहां पे सप्लाई और वाई एक्सिस पे प्राइस। ठीक है, अब सप्लाई कर्व बनानी, ध्यान से, तो क्या हुआ, शुरुआत में हम मान लेते हैं कि जो सप्लाई कर्व है हमारी, एक सप्लाई कर्व है ये एस एस अपवर्ड स्लोपिंग, एक सप्लाई कर्व है ये एस एस अपवर्ड स्लोपिंग। अब ध्यान से देखो कि आपको ये दोनों कर्व जो हैं वो एक जैसी लग रही हैं, आपको नहीं, एक जैसी तो नहीं है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। अब इनमें से अगर मैं पूछूं कि दोनों में से स्लोप किसकी ज्यादा है, ध्यान से, इसकी स्लोप ज्यादा है कि इसकी स्लोप ज्यादा है। सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए। डोंट टेल कि इसकी स्लोप जो है वो ज्यादा है, नहीं, स्लोप इसकी ज्यादा है। कैसे, अब आप इसको ना यहां से ऐसे मत देखो, इसको यहां से यहां देखो, ये वाले एंगल से देखो, राइट हैंड साइड से। मान लीजिए कि एक बच्चा यहां पे बैठ जाता है ऊपर, वैसे एक बच्चा यहां पे बैठ जाता है, ठीक है, कॉर्नर पे, और उसने नीचे आना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये बहुत ज्यादा स्टीप पर है तो क्या करेंगे, फटाफट से नीचे आ जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें धीरे 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 नीचे आएगा, मतलब इसकी स्लोप कम है, इसकी स्लोप ज्यादा है। कैसे पता लगा, चेक करते हैं। इनिशियली हम मान लेते हैं कि प्राइस पी है, इधर प्राइस पी है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसकी सप्लाई है क्यू। अब जितना प्राइस हमने इधर माना, सेम उतना प्राइस हम इधर मान लेते हैं, इधर भी प्राइस है पी और उसके अकॉर्डिंगली इसकी सप्लाई है क्यू। ठीक है, सो ये इस पॉइंट पे, ये है इनिशियल पॉइंट दोनों का। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि इसमें प्राइस जो है उसको चेंज कर देते हैं। इसमें हमने क्या किया, प्राइस जो है उसको किया P1, तो प्राइस P1 किया तो उसके अकॉर्डिंगली
सप्लाई आ गई Q1, ये पॉइंट। जितना प्राइस इधर चेंज किया उतना ही प्राइस इधर चेंज किया P1। सो इधर गए तो इधर सप्लाई आई Q1। ठीक, चेक करो, प्राइस जितना इधर बढ़ाया प्राइस उतना ही इधर बढ़ाया, मतलब दोनों का वर्टिकल सेम, मतलब जितना डेल्टा P इधर आया उतना ही डेल्टा P इधर आया, दोनों का वर्टिकल सेम। अगर वर्टिकल सेम तो मैं मान लेता हूं कि प्राइस जो है मैंने 2 चेंज किया, ठीक है, जो डायग्राम 1 है उसमें भी 2 चेंज किया, डायग्राम 2 में भी मैंने 2 चेंज किया, ठीक है, तो मैंने 2 बार 2 2 लिख लिया। ये लिख लिया मैंने ए डायग्राम के लिए और ये लिख लिया मैंने बी डायग्राम के लिए। अब डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू, कि अब सप्लाई कितनी चेंज हुई। अगर इधर देखूं तो सप्लाई इतनी सी चेंज हुई है, इधर देखूं तो इतनी सारी चेंज हुई है, मतलब इधर सप्लाई है थोड़ी सी चेंज, मान लो कि 1, थोड़ा सा, ये बहुत ज्यादा है, इधर मान लो कि 4। अब इसको डिवाइड करो तो 2 डिवाइडेड बाय 1 2, 2 डिवाइडेड बाय 4 0.5, चेक करो, यानी ये जो कर्व है इसकी जो स्लोप है वो आई है 2 और इसकी स्लोप कितनी आई है 0.5। अब दोनों की स्लोप जो है वो अलग अलग है, पर मैंने ये कहा था कि अब अगर इन दोनों की स्लोप अलग अलग है तो अगर मैं इन दोनों कर्व को एक ही डायग्राम के अंदर बनाऊं तो क्या होगा। अब ये जो 2 सप्लाई कर्व मैंने अभी बनाई थी इस डायग्राम के अंदर, 2 डायग्राम के अंदर अगर मैं इन दोनों सप्लाई कर्व को एक ही डायग्राम में बना दूं और यहां पे मैं लिखूं सप्लाई और मैं यहां पे लिखूं प्राइस। अब एक सप्लाई कर्व मैंने बनाई थी ये वाली SS और एक मैंने सप्लाई कर्व बनाई थी ये वाली, चलो इसको मैं S1 बोल देता हूं, ऐसे बनाई थी। जो 2 अलग अलग डायग्राम में बनाई थी उन दोनों डायग्राम्स के अंदर जो सप्लाई कर्व थी उनको मैंने एक ही डायग्राम में बना दिया। देखो क्या पैरेलल है, बिल्कुल भी। क्यों पैरेलल नहीं, क्योंकि इसकी स्लोप अलग है और इसकी स्लोप अलग है। अगर 2 कर्व की स्लोप ही अलग अलग है तो पैरेलल कहां से होंगी। पर हमने कहा था कि अगर हम इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जो कर्व बनती हैं वो क्या बनती है, वो पैरेलल बनती है। मतलब अगर उसमें होता तो ये होता S1 अब देखो, अब ये 2 कर्व पैरेलल है कि नहीं, पैरेलल है ना। क्यों पैरेलल है, क्योंकि 2 कर्व सिर्फ तभी पैरेलल होती हैं जब उनकी स्लोप सेम होती है। अजीब सी बात बोल गया मैं, अगर 2 कर्व पैरेलल नहीं है इसका मतलब दोनों की स्लोप डिफरेंट है, और अगर दोनों कर्व पैरेलल हैं इसका मतलब दोनों की स्लोप सेम है ना, ये मतलब निकला ना। अब दोनों की स्लोप सेम है मतलब देखो P, अब इसके अकॉर्डिंगली Q, इसके अकॉर्डिंगली Q1, प्राइस चेंज कराओ P से P1, क्या हुआ, जितना चेंज इधर आएगा उतना ही चेंज इधर आएगा। देखो ये इतना गैप इधर और ये इतना गैप इधर सेम है। अगर 2 कर्व्स जो है वो पैरेलल जा रही है ना इसका मतलब दोनों की स्लोप सेम है। जब हम क्या करते हैं, जब हम एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की जगह पे इंक्रीज और डिक्रीज बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो। अब मैं बनाने वाला हूं इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो क्या करेंगे, इधर ले लेंगे प्राइस, इधर ले लेंगे सप्लाई। ये आ गया इनिशियल प्राइस 3, ठीक है, 1 2 और 3, इधर 1 2 3 4, ये आया इनिशियल प्राइस 3, तो ये आई इनिशियल सप्लाई 3, ये आ गया ए पॉइंट पे। अगर आप प्राइस 3 ही रखें और सप्लाई इंक्रीज करके कर दें 4, अब प्राइस 3 ही है, आपने सप्लाई जो है उसको 4 कर दिया, तो आप आ गए इस बी पॉइंट में। पहले आप कहां पे थे, ए पॉइंट पे। सो ए पॉइंट के अकॉर्डिंगली ये SS सप्लाई कर्व है और बी पॉइंट के अकॉर्डिंगली ये S1 जो है वो आपकी सप्लाई कर्व है। चेक करो पैरेलल। अगर आपने प्राइस को डिक्रीज कराया होता तो क्या होता। अब सोचो कि अब आपने प्राइस रखा 3, आपने कर दी सप्लाई
2, तो आप आ गए यहां पे सी पॉइंट पे। इसके अकॉर्डिंगली आपकी सप्लाई कर्व S2 यही हुआ। अब ध्यान से चेक कर लीजिए कि अगर मैं SS की बात करूं, ये इनिशियल है, S1 इंक्रीज इन सप्लाई है, S2 डिक्रीज इन सप्लाई है, चाहे इंक्रीज इन सप्लाई है चाहे डिक्रीज इन सप्लाई है, बट है पैरेलल। इसका मतलब SS की स्लोप, S1 की स्लोप, S2 की स्लोप, तीनों की स्लोप सेम। कैसे? फॉर्मूला चेक करो। स्लोप चेंज कब होगी? वो कहता है डेल्टा P पहले प्राइस चेंज होगा। इसमें सोचो, क्या इसमें प्राइस चेंज होता है? इंक्रीज और डिक्रीज तो हम कराते ही तब हैं जब सप्लाई में चेंज आता है विदाउट एनी चेंज इन प्राइस। चेक करो, प्राइस तो मैंने 3 का 3 रखा है, प्राइस तो मैंने चेंज कराया नहीं। इसका मतलब डेल्टा पी कितना? 0। डेल्टा क्यू कितना? चेक करो, इंक्रीज में 3 से 4 हुआ तो कितने का चेंज? 1 का चेंज। डिक्रीज कराता तो 3 से 2 हुआ, कितने का चेंज? 1 का चेंज। 0 डिवाइड बाय 1, आंसर कितना? 0। वो कहता है स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व में डिफरेंस कितना? 0। मतलब स्लोप में डिफरेंस नहीं आना चाहिए, स्लोप उतनी की उतनी ही रहनी चाहिए। इसलिए जब इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है ना, उसके अंदर क्या होता है? स्लोप चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि स्लोप तो डिपेंड करती है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू पे। अब जब इंक्रीज और डिक्रीज होता है उसमें प्राइस तो चेंज ही नहीं होता। प्राइस चेंज नहीं होता मतलब डेल्टा पी कितना हो गया? 0 हो गया। तो मतलब स्लोप में डिफरेंस कितना आएगा? 0। मतलब स्लोप में डिफरेंस नहीं है। स्लोप में डिफरेंस नहीं है मतलब सारी की सारी कर्व की स्लोप क्या होगी? सेम होगी। सो दिस इज द बेसिक रीजन। जो हमने 2 क्वेश्चन उठाए थे उसके अंदर जाके पहला क्वेश्चन हमने ये उठाया था कि जब इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो हम किसी और सप्लाई कर्व पे क्यों जाते हैं, तो हमने लॉजिक लिया। दूसरा हमने क्वेश्चन ये उठाया था कि जब इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो जो न्यू सप्लाई कर्व बनती है वो पुरानी सप्लाई कर्व के पैरेलल क्यों बनती है। वो उनका आंसर ये है कि जो 2 सप्लाई कर्व बन रही हैं वो इसलिए पैरेलल हैं क्योंकि उन दोनों की स्लोप के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। और स्लोप के अंदर डिफरेंस क्यों नहीं है? क्योंकि स्लोप डिपेंड करती है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू पे। और जब इंक्रीज और डिक्रीज होता है उस केस के अंदर प्राइस में चेंज नहीं आता। मतलब जो न्यूमिनेटर है वो कितना होता है? हमेशा 0। और न्यूमिनेटर हमेशा 0 होगा तो स्लोप कितनी आएगी? 0। मतलब स्लोप में चेंज कितना आएगा? 0। तो इसलिए कर्व क्या बनेगी? हमेशा एक दूसरे के पैरेलल बनेगी। So this is the real logic behind the parallel supply curve in increase and decrease in supply. अब हमने क्या करना है? अब हमने रीजन करने हैं। रीजन कौन से? रीजन हमने करने हैं रीजंस फॉर इंक्रीज इन सप्लाई। इस सप्लाई जो है वो इंक्रीज होती क्यों है? ठीक है। अब अगर एक्सटेंशन की रीजन पूछता भी सप्लाई एक्सटेंड क्यों होती है भी, तो उसका तो एक ही रीजन था भी सप्लाई जो है अगर वो एक्सटेंड हो रही है ना, इसका मतलब ये है कि उसकी अपना प्राइस जो है वो क्या हो रहा है? वो बढ़ रहा है। तो उसका अपना प्राइस बढ़ रहा है तो उसके कहते हैं सप्लाई बढ़ रही है। अगर आप पूछा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई के रीजन कितने हैं, हो गया कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। अच्छा उसका रीजन भी एक ही है। मैंने पूछा क्या, वो कहता प्राइस कम हो गया, उसका प्राइस कम हुआ, सप्लाई कम हुई, बस हो गई कॉन्ट्रैक्शन। पर जो इंक्रीज और डिक्रीज है ना उसके पीछे कोई एक रीजन काम नहीं करता, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस काम करते हैं। कौन कौन से बात करते हैं? तो अब रीजन अगर हमने काउंट करने हैं तो कैसे करें? जो हमने फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई किए थे ना, फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, उसमें फर्स्ट पॉइंट छोड़ देना। कौन सा? चेंज इन प्राइस। क्योंकि चेंज इन प्राइस तो लाना नहीं, क्योंकि उसके करके तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है। हमने क्या करना है? पॉइंट नंबर 2 से लेके जितने भी नीचे पॉइंट हैं सारे के सारे ले लेने हैं। वो सारे के सारे पॉइंट जो है वो क्या है? वो इंक्रीज इन सप्लाई का रीजन बनेंगे और वही पॉइंट जो है वो डिक्रीज इन सप्लाई का भी रीजन बनेंगे। ठीक है, बात क्लियर? तो पहला क्या हो कि अब पहला पॉइंट ये है कि ये हो जाए कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। फर्स्ट रीजन कि आपकी कमोडिटी जो है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ गया। अब ध्यान से सोचना,
जो पॉइंट लेने हैं ना उनको सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचना, क्योंकि डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा तो गड़बड़ हो जानी। सो जो आपकी कम्युनिटी है उसका प्राइस चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं इंक्रीज और डिक्रीज कराऊंगा दोनों केसेस में मैंने उस कम्युनिटी का अपना प्राइस तो चेंज ही नहीं कराना, वो तो मैंने सेम रखना है, ठीक है। सो हुआ ये कि जो भी आपकी कम्युनिटी की कॉम्प्लीमेंट्री गुड थी उसका प्राइस बढ़ गया। अगर उसका प्राइस बढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड का तो उसकी सप्लाई, अब डोंट टेल मी कि वो कम हुई है, अरे हम सप्लाई बढ़ रहे हैं, अगर प्राइस बढ़ा है तो सप्लाई बढ़ी होगी, ठीक है। प्राइस कम हुआ है तो सप्लाई कम हुई होगी। सप्लाई याद रखो, डिमांड याद मत रखो। तो आपकी कम्युनिटी की कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस जो है वो बढ़ गया, तो अगर उसका प्राइस बढ़ा तो क्या हुआ, क्या हुआ, उसकी सप्लाई बढ़ी। मतलब आपकी कम्युनिटी की कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो है वो आएगी मार्केट के अंदर ज्यादा। अब आपकी कम्युनिटी तो उसके साथ यूज होनी, अगर वो ज्यादा आएगी तो फिर आपकी कम्युनिटी भी ज्यादा आएगी, क्या होगा, इंक्रीज इन सप्लाई हो जाएगा। हालांकि आपकी कम्युनिटी की प्राइस जो है वो चेंज नहीं हो। जैसे कार और पेट्रोल, अब कार का प्राइस बढ़ गया, अब कार का प्राइस बढ़ा तो कार की सप्लाई बढ़ी, कार ज्यादा आएंगी मार्केट में। अब कार ज्यादा आएंगी तो किससे चलेंगी, अब कार ज्यादा आएंगी तो मतलब किसी और चीज से तो चलने नहीं वाली। अगर कार ज्यादा आएंगी तो क्या हुआ, रिजल्ट ये निकलेगा कि उसके लिए पेट्रोल ज्यादा चाहिए, तो पेट्रोल को भी क्या आना पड़ेगा, ज्यादा आना पड़ेगा। अब पेट्रोल का प्राइस तो नहीं चेंज हुआ ना, तो उसके बावजूद पेट्रोल की सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। तो ये पहला रीजन है जिसके करके क्या होगा, आपकी कम्युनिटी की सप्लाई के अंदर इंक्रीज आएगा। नंबर 2, हो ये जाए कि फॉल in the price of substitute good, जो आपकी कम्युनिटी की सब्स्टिट्यूट कम्युनिटी है उसका प्राइस कम हो जाए। अब अगर उसका प्राइस कम होगा तो उसकी सप्लाई कम होगी, क्योंकि अगर उसका प्राइस कम हुआ है तो उसकी सप्लाई कम होगी ना। मतलब आपकी कम्युनिटी की सब्स्टिट्यूट कम्युनिटी, ऐसी कम्युनिटी जो आपकी कम्युनिटी की जगह पे यूज हो सकती थी, उसका प्राइस कम हो गया तो उसकी सप्लाई कम हो गई, वो मार्केट में पहले से कम आएगी। अरे आपकी कम्युनिटी की सब्स्टिट्यूट है, अगर वो कम आएगी तो आपकी कम्युनिटी ज्यादा आएगी, क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। नंबर 3 क्या हो जाए, गोल ऑफ द फर्म changes from profit maximization to क्या हो जाए, सेल मैक्सिमाइजेशन। मतलब पहले उस फर्म का जो गोल था वो था अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना, मतलब वो प्रॉफिट मैक्सिमम करना चाहती थी। अब उसका गोल जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से चेंज होके क्या हो गया, सेल मैक्सिमाइजेशन। मतलब अब वो अपनी सेल को मैक्सिमम करना चाहती है, तो क्या होगा, अब अगर वो प्रॉफिट मैक्सिमम करना चाहती होती तो क्या होता, वो प्राइस के बढ़ने पर ही सप्लाई को बढ़ाती, मतलब वो एक्सटेंशन करती। अब उसने क्या किया, वो कहता है छोड़ो प्राइस को, ज्यादा से ज्यादा सेल करो, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी मार्केट में भेजो। अब वो क्या कर रही है, वो अपनी सेल मैक्सिमम करने के चक्कर में सेम प्राइस पर भी ज्यादा चीजें मार्केट के अंदर भेज देगी, क्या होगा, सप्लाई जो है वो आपकी कम्युनिटी की पहले से बढ़ जाएगी, ठीक है। और क्या हो सकता है, इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, मार्केट के अंदर जो नंबर ऑफ फर्म्स है वो इंक्रीज हो जाए। मतलब पहले नंबर ऑफ फर्म्स कम थी, अब क्या हो गया, ज्यादा आ गई। अब क्या हुआ, अब मार्केट में उस कम्युनिटी को बनाने वाली जो फर्म्स हैं वो हो गई पहले से ज्यादा, तो क्या होगा, सेल बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, मार्केट में चीजें ज्यादा आएंगी, तो क्या होगा, इंक्रीज इन सप्लाई जो है वो हो जाएगा। नंबर 5, रिमूवल ऑफ नेचुरल फैक्टर्स, ठीक है। पहले नेचुरल फैक्टर लगे हुए थे, अब कुछ ऐसा हुआ कि वो जो नेचुरल फैक्टर है ना वो हट गए। अब नेचुरल फैक्टर हट गए मतलब अब कोई नेचर का कंस्ट्रेंट नहीं है, फिर अपने हाथ में है, जितनी मर्जी सप्लाई कराओ तो क्या होगा, उस केस में भी सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। फिर क्या होगा, फिर
change in government policy in the favor of the कम्युनिटी। ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज आया। ठीक है, किसके टेस्ट करके, ध्यान से चेक करो, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी इन फेवर ऑफ द कम्युनिटी, उस कम्युनिटी के फेवर में गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो चेंज हो गई। मतलब अब क्या हुआ होगा, पहले गवर्नमेंट ने उस कम्युनिटी के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई होंगी, मतलब अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो अपनी पॉलिसी में चेंज लाया वो इस तरह से लाया कि वो चेंज उस कम्युनिटी के फेवर में आया। क्या हुआ, इसका मतलब सारी रिस्ट्रिक्शंस हटाती। जैसे वो अगर याद करें 1991 की जो गवर्नमेंट पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंगली क्या किया गया था, वो था प्राइवेटाइजेशन कर दो। प्राइवेटाइजेशन कर दो मतलब ऐसी सारी चीजें जिनके ऊपर पहले गवर्नमेंट का कंट्रोल था, ऐसी सारी चीजें जो पहले गवर्नमेंट बना रही थी, अब उसको ओपन कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को बोल दिया गया अभी आओ, पहले गवर्नमेंट की कंट्रोल था ना, सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस कर सकती है, हम आपको फ्री कर रहे हैं, जाओ बनाओ जितनी मर्जी चीजें बनाओ। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो अपना लाइसेंसिंग सिस्टम है उसको खत्म कर दिया। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो हो गई लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट कहते हैं लिबरल हो जाओ, सारे लोगों को अलाउ करो, भी आओ भाई यार चीजें बनाओ फटाफट आके। तो क्या होगा, उससे भी जो किसी भी कम्युनिटी की सप्लाई है वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगी। तो इसके करके भी क्या हो सकता है, जो कम्युनिटी की सप्लाई है उसके अंदर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, इंप्रूवमेंट हो जाए, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, किसी भी कम्युनिटी को बनाने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस हो जाए। अगर किसी कम्युनिटी को बनाने वाली टेक्नोलॉजी पहले से एडवांस हो जाए तो क्या होगा, उसकी सप्लाई पहले से बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी हो गई एडवांस। अब टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो क्या होगा, उस चीज को बनाने के लिए जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दो फर्क पड़ेंगे। देखो, अगर टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, पहला तो ये इफेक्ट पड़ेगा कि वही चीज आप पहले से कम कॉस्ट पे बना पाओगे, तो आपके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे एज अ प्रोड्यूसर। अगर आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे तो क्या होगा, आप पहले से ज्यादा चीजें मार्केट के अंदर भेजनी शुरू कर देंगे। दूसरा इफेक्ट ये पड़ेगा कि अगर आप जिस कम्युनिटी को बना रहे थे उसकी टेक्नोलॉजी पहले से एडवांस हो जाती है, तो रिजल्ट ये निकलेगा कि सेम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से इनपुट आपके सेम रहेंगे, उससे आउटपुट बढ़ जाएगी। मतलब आप पहले जितना सामान यूज करके ना आप पहले से ज्यादा चीजें बना सकते हैं। तो क्या होगा, उससे भी आपको जो है वो फायदा होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक बार क्या हुआ कि मैं एक हलवाई की शॉप पे गया, तो उनके बाहर ना एक ऐसी मशीन लगी हुई थी, बहुत बड़ा, इतना बड़ा एक जो है वो टप रखा हुआ था। तो उसमें क्या हो रहा था, ऐसे से वो घूमे जा रहा था। तो मैंने पूछा ये क्या कर रहे हो, वो कहता है सर हम ना लड्डू बनाते हैं। तो लड्डू के लिए जो बूंदी होती है ना, वो बड़ी बारीक वाली बूंदी यूज करते हैं। तो क्या करते हैं सर, जब बूंदी बनाते हैं उसके अंदर ना घी होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको इस टब के अंदर डाल देते हैं। तो क्या होता है, वो टब जो होता है वो ऐसे घूमता है। तो नीचे उन्होंने एक पाइप से लगाई हुई थी, तो वो घूम घूम के क्या होता है, जो बीच के अंदर उसका घी होता है वो काफी अमाउंट के अंदर घी उसका बाहर निकाल देता है। अरे यार ये तो नई टेक्नोलॉजी है आपके पास, ध्यान से सोचो। मैंने इसको क्या बोला, यार ये तो नई टेक्नोलॉजी है, मतलब टेक्नोलॉजी हो गई इंप्रूव पहले से। तो क्या हुआ, पहले जितने घी से वो क्या करेगा, पहले से ज्यादा चीजें बनाएगा, तो क्या होगा, उसको तो फायदा होगा। तो वो क्या करेगा, पहले से ज्यादा चीजें जो है वो मार्केट के अंदर भेजेगा। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि फॉल इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि जो कम्युनिटी आप बना रहे हैं उसके लिए जो आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए थे, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस हो गया कम। मतलब लैंड सस्ती हो गई, लेबर सस्ती हो गई, कैपिटल सस्ते हो गए। तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। मतलब अब आपको वो चीज जो है वो पहले से सस्ती पड़ेगी। सस्ती पड़ेगी तो क्या होगा, अब आपके प्रॉफिट पहले से बढ़ जाएंगे। उससे क्या होगा, आप प्राइस जो है उसको सेम रख के भी, क्योंकि अब आपकी कॉस्ट कम हो गई है, अगर प्राइस सेम भी रहे ना, उस सेम प्राइस के ऊपर भी आपके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। सो ज्यादा प्रॉफिट होंगे, आप ज्यादा चीजें मार्केट के अंदर भेजेंगे, उससे भी क्या होगा, इंक्रीज इन सप्लाई जो है वो हो जाएगा। ठीक हो गया, बात क्लियर। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, अब आपको नए पॉइंट लर्न नहीं कराता, इतने ही पॉइंट में रखूंगा।
बस क्या करता हूं, यहां पर मैं इंक्रीज इन सप्लाई की जगह पे यहां पे मैं कर देता हूं डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, बस इंक्रीज की जगह पे डिक्रीज कर दिया। ठीक, अब जब मैंने इंक्रीज की जगह पे डिक्रीज किया तो क्या करना है, सारे पॉइंट्स को उल्टा कर दो। अब यहां पे इंक्रीज लिखा है ना, यहां पे इंक्रीज की जगह पे मैं डिक्रीज कर देता हूं। अब पहला पॉइंट एक्सप्लेन करो, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। आपकी कम्युनिटी की कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस जो है वो क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया। अब उसका प्राइस डिक्रीज हुआ है तो उसकी सप्लाई क्या होगी, कम, क्योंकि उसका प्राइस कम हुआ तो वो मार्केट में कम आएगी। आपकी कम्युनिटी उसके साथ यूज होनी है, अगर वही पहले से कम आएगी तो आपकी कम्युनिटी मार्केट में आके क्या कर लेगी, तो क्या होगा, आपकी कम्युनिटी की सप्लाई भी कम हो जाएगी, हालांकि आपकी कम्युनिटी का प्राइस जो है वो चेंज नहीं हुआ। एग्जांपल फिर वही उठा लो, कार और पेट्रोल वाली। कार का प्राइस कम हुआ तो कार की सप्लाई कम, कार का प्राइस कम होगा तो कार की सप्लाई कम होगी, कार मार्केट में कम आएंगी, कार मार्केट में कम आएंगी तो पेट्रोल ज्यादा आके क्या कर लेगा, तो पेट्रोल भी मार्केट के अंदर कम आएगा। हालांकि पेट्रोल का प्राइस चेंज नहीं हुआ, फिर भी पेट्रोल की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। सो अगर आपकी कम्युनिटी की कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो है उसका प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो वो अपनी सप्लाई तो कम कराएगी, साथ के अंदर आपकी कम्युनिटी की सप्लाई को भी वो कम करा देगी। नंबर 2 चेक करो, फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। अब यहां पे फॉल की जगह पे लिख दो राइज, बस उल्टे कर रहे हैं, कुछ नहीं करना। राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, मतलब जो आपकी कम्युनिटी की सब्स्टिट्यूट कम्युनिटी है उसका प्राइस बढ़ गया। अगर उसका प्राइस बढ़ा है तो उसकी सप्लाई बड़ी होगी, मतलब वो मार्केट के अंदर ज्यादा ही होगी। अब आपकी कम्युनिटी और वो कम्युनिटी क्या है, सब्स्टिट्यूट है, एक दूसरे की जगह पे यूज होने वाली कम्युनिटीज हैं। अगर वो ज्यादा आ रही है मतलब लोग उसको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, मतलब लोग आपकी कम्युनिटी को प्रेफर नहीं कर रहे हैं, सो क्या होगा, आपकी कम्युनिटी पहले से कम आएगी मार्केट के अंदर, रिजल्ट क्या निकलेगा, सप्लाई कम हो जाएगी। हालांकि आपकी कम्युनिटी का प्राइस तो चेंज ही नहीं हुआ, प्राइस जो चेंज हुआ है वो तो सब्स्टिट्यूट कम्युनिटी का हुआ है, वो पहले से महंगी हो गई, उसके प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हुए, उसने मार्केट में ज्यादा भेजी तो उसने मार्केट का एक बहुत बड़ा जो पार्ट है उसको कैप्चर कर लिया, उसकी मार्केट के अंदर जो है वो सप्लाई बढ़ गई। जब उसका मार्केट में रोब जो है वो बढ़ गया तो क्या हुआ, आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएगा। हालांकि आपकी कम्युनिटी का प्राइस चेंज नहीं हुआ, फिर भी आपकी कम्युनिटी की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। ठीक हो गया। अगला देखो, गोल ऑफ द फर्म changes from profit maximization to sale maximization। अब इसको प्रॉफिट और सेल को कर देते हैं इंटरचेंज। ठीक है, अब यहां पे हम जहां पे प्रॉफिट लिखा था वहां पे कर देते हैं सेल, और जहां पे सेल लिखा था वहां पे कर देते हैं प्रॉफिट। अब क्या हुआ, अब ध्यान से पढ़ो, गोल ऑफ द फर्म चेंजेस फ्रॉम सेल मैक्सिमाइजेशन टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कि पहले इनिशियल पॉइंट में वो जो फर्म थी उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था सेल मैक्सिमाइजेशन, मतलब वो चाहती थी कि मेरी सेल जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो, तो उसके लिए वो क्या कर रही थी, वो फटाफट सप्लाई किए जा रही थी। अब वो कहते हैं ना, हमारा जो गोल है वो तो चेंज हो गया, अब हमारा गोल जो है वो सेल को मैक्सिमम करना नहीं है, हमारा जो गोल है वो तो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। हमने अपनी सेल मैक्सिमम नहीं करनी, हमने ज्यादा से ज्यादा चीजें नहीं बेचनी, हमने तो प्रॉफिट मैक्सिमम करने हैं। तो अगर वो सेल मैक्सिमम करना चाहती है तो क्या करती होगी, वो ज्यादा कमोडिटी मार्केट के अंदर भेजती होगी, तो मार्केट में ज्यादा सप्लाई होती होगी। अब वो कहती ना, अब तो प्रॉफिट मैक्सिमम करूंगी, मतलब जब प्राइस बढ़ेगा मैं तभी सप्लाई करूंगी, नहीं तो मैं तो नहीं करती। भैया सेल बंद कर दो मार्केट के अंदर, चीजें पहले से कम भेजो मार्केट के अंदर। क्या हुआ, आपकी कम्युनिटी का प्राइस चेंज नहीं हुआ ना, सिर्फ क्या हुआ, जो फर्म का गोल था वो चेंज हो गया। जहां पर उसका जो गोल था वो प्रॉफिट सेल मैक्सिमाइजेशन था, अब उसका गोल जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। अब वो ज्यादा चीजें मार्केट में भेजने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, वो कहते हैं ज्यादा सेल नहीं करनी, कम सेल करनी है ताकि प्रॉफिट मैक्सिमम कर सकें, सो दैट मार्केट के अंदर चीजें जो हैं वो कम अवेलेबल कराओ, लोगों के अंदर
आर्टिफिशियल डेफिशिएंसी क्रिएट करो, लोगों को दिखाओ कि हमारी चीज बहुत कम आ रही है, लोगों को हमारी चीज की तरफ अट्रैक्ट करो ताकि ज्यादा प्राइस ले सके और ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। सो फर्म का जो गोल है वो चेंज हुआ सेल मैक्सिमाइजेशन टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उससे क्या हुआ, आप जो कमोडिटी है उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगला देखो, पहले था इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। ठीक है, अब इंक्रीज नहीं कराना, क्योंकि अगर फर्म जो है वो इंक्रीज होंगी तो क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज होगी। हमने सप्लाई क्या करानी है, डिक्रीज करानी है, तो नंबर ऑफ फर्म्स को कम कर दो मार्केट के अंदर। अब क्या हुआ, अब मार्केट के अंदर उस कम्युनिटी को बनाने वाली जो नंबर ऑफ फर्म्स थी वो हो गई कम। मतलब अब नंबर ऑफ फर्म्स ही कम हो गई तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सप्लाई कम हो जाएगी। मान लो पहले किसी कम्युनिटी को बनाने वाली मार्केट के अंदर 10 फर्म्स थी, ठीक है, हर एक फर्म जो है वो 10 कम्युनिटी बना रही थी। 10 फर्म्स 10 कम्युनिटी, तो कितनी कम्युनिटी बन रही थी, 100। अब फर्म जो है वो 10 से कम हो गई 5, अब फर्म्स ही 5 है। अब अगर 10 चीजें बनाएंगी तो कितनी चीजें बनेंगी, 50। अगर नंबर ऑफ फर्म्स डिक्रीज हो जाती हैं तो उससे भी क्या होगा, सप्लाई जो है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी। फिर रिमूवल ऑफ नेचुरल फैक्टर, अब नेचुरल फैक्टर रिमूव नहीं हुए, ठीक है, तो अब रिमूवल की जगह पे लगा देते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल फैक्टर। पहले एक चीज पे नेचुरल फैक्टर नहीं थे, अब लग गए। अब नेचुरल फैक्टर लग गए तो अब आप तो आपके हाथ से तो चीज गई, मतलब अब आप चाहकर भी उसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। क्या होगा, आप पहले तो नेचुरल फैक्टर नहीं थे, आपके हाथ में चीज थी, आप बनाए जा रहे थे, बेचे जा रहे थे, तो सप्लाई ज्यादा थी। अब नेचुरल फैक्टर लग गया, नेचुरल फैक्टर लग गया तो क्या होगा, अब आपके हाथ से चीज गई, मतलब अब आप चाहकर भी उसकी सप्लाई जो है वो नहीं बढ़ा सकते। रिजल्ट क्या निकलेगा, सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। फिर चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी इन द फेवर ऑफ द कम्युनिटी। फेवर में गई थी तो सप्लाई क्या हुई थी, इंक्रीज। अब मैं क्या करता हूं, ये फेवर काट देता हूं यहां से, अब मैं फेवर की जगह पे लिख देता हूं अगेंस्ट, यानी अब गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है उस कम्युनिटी के अगेंस्ट में चेंज हुई, मतलब उस कम्युनिटी के खिलाफ चेंज हुई। रिजल्ट क्या निकलेगा, सप्लाई कम हो जाएगी। पहले गवर्नमेंट एक चीज को विदाउट एनी लाइसेंस बांट रही थी, गवर्नमेंट कहती बनाओ, बिना लाइसेंस के बनाओ, तो सप्लाई क्या हो रही थी, ज्यादा। अब गवर्नमेंट कहते हैं कि ना, ये कम्युनिटी हमने सबको नहीं बनाने देनी, ये कम्युनिटी तो कुछ खास लोग ही बनाएंगे। मतलब अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उस कम्युनिटी को बनाने के लिए जो है वो लाइसेंस सिस्टम शुरू कर दिया। गवर्नमेंट कहती अब इस कम्युनिटी को हर एक फर्म को नहीं बनाने देना, जिसको इस चीज को बनाने का लाइसेंस मिलेगा सिर्फ वही फर्म इसको बना पाएगी, बाकी नहीं बनाने देनी। तो क्या हुआ, अब पहले तो फ्री फंड में चीज बन रही थी, लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी, ऐसी चीजें बनाए जा रहे थे। अब तो लगा दिया लाइसेंस ऊपर, अब ऊपर लाइसेंस लगा, अब आपके हाथ से चीज गई, मतलब अब आप चाहकर भी उसको ज्यादा नहीं बना सकते। क्या होगा, सप्लाई जो है उस कम्युनिटी की डिक्रीज हो जाएगी। फिर इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, अच्छा टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई थी तो सप्लाई बढ़ी थी, तो अब इंप्रूवमेंट की जगह पे क्या कर देते हैं, डिटीरियोरेशन। अब उस कम्युनिटी को बनाने की टेक्निक जो है वो हो गई पहले से खराब, मतलब पहले टेक्निक बड़ी एडवांस थी तो आप सप्लाई बहुत कर रहे थे, मतलब जो बड़ी एडवांस्ड टेक्निक थी ना उससे जब आप सप्लाई कर रहे थे, वो जो मशीन थी ना बड़ी एडवांस्ड मशीन, खराब हो गई। अब आपको उसकी जगह पे नई मशीन लानी पड़ी, अब उसकी जितनी एडवांस मशीन अभी मार्केट के अंदर अवेलेबल ही नहीं, तो आपको उससे घटिया क्वालिटी की जो टेक्नोलॉजी है उसकी मशीन अपनी कंपनी में लानी पड़ी। तो क्या हुआ अब जो टेक्निक है वो डिटीरियोरेट हो गई। अब डिटीरियोरेट हुई, अब अगर उसकी टेक्निक ही पहले से घटिया हो गई तो सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, तो ये भी डिक्रीज इन सप्लाई का एक रीजन है। फिर फॉल इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सस्ते हुए थे तो प्रॉफिट क्या हुआ था, बढ़े थे, प्रॉफिट बढ़े तो सप्लाई इंक्रीज हुई थी। अब क्या करना है, फॉल नहीं करना, अब यहां पे कर देना है राइज, राइज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, वो हो गए पहले से महंगे। लैंड वाले ने रेट बढ़ा दिया, लेबर वाले ने रेट बढ़ा दिया, रेंट वाले ने रेट बढ़ा दिया, एंटरप्रेन्योर कहता मैं तो प्रॉफिट ज्यादा लूंगा, तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई क्या होगा, अगर प्राइस रहा सेम
पहले प्राइस था मान लो 20 रुपए का और आपकी कॉस्ट थी मान लीजिए कि 15 रुपए की, तो आपके प्रॉफिट थे 5 रुपए के। अब प्राइस अभी भी 20 है, बट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने अपना प्राइस बढ़ा दिया, तो आपकी जो कॉस्ट है वो 15 से बढ़ के हो गई 19। तो मतलब आपके जो प्रॉफिट 5 रुपए थे, अब प्रॉफिट रह गए 1। अब आप सोचोगे यार प्रॉफिट तो मिल नहीं रहे, क्या करना है मार्केट के अंदर भेज के इस कमोडिटी को, तो आप क्या करेंगे, उसकी सप्लाई पहले से कम कर देंगे। तो अगर प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन राइज हो जाता है तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। अगर प्राइस उतना ही रहता है तो क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएंगे, प्रॉफिट कम होंगे तो क्या होगा, जो प्रोड्यूसर है उसकी सप्लाई पहले से कम करेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो दीज आर द रीजंस फॉर डिक्रीज इन सप्लाई। सो ये हमने बात की इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई की। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ और फैक्टर्स की। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।